26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अब ये भी फैसला करें कि कोर्ट केस चलेगा कहाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का क्या स्टेटस है, कि फिर आपने एक सीनियर जज को निकाल के एक और जज को उसमें शामिल कर लिया। ये आप पैक कर रहे हैं कोर्ट को। 17 ये जजेस जो अपॉइंट हुए और ये तरीका कार जो जिस तरह से लिया जा रहा है, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। हतमी बात नहीं है कि जी ये 33+1 ही होना है, या पेंडेंसी 60,000 से ऊपर हो तो फिर कोई ना कोई तादाद तो बढ़नी चाहिए ना, या ये तय है कि जी ये 17 लोग इसका फैसला करेंगे। हम उनसे ये रोको किए हुए हैं कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए जल्द से जल्द हमारी 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन है उनको फिक्स करेंगे फुल कोर्ट के सामने। हुकूमत अपनी मर्जी से और जो मुक्तदरा है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जज लगाएगी। मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल डुबो दिया जाए, उसमें अपने मुती फर्मा बरदार जज लगाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके हमें यह कहा गया है कि हमारी अब कोई वक़्त नहीं है, कोई इदारा इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो ताकत के खिलाफ खड़ा हो सके। इस जुडिशल कमीशन के अंदर एक कानूनी सुकम मौजूद है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का सरबराह बैठेगा। अब आईनी बेंच तो बने नहीं है, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा जुडिशल कमीशन की तकमील ही मुमकिन नहीं हो सकती। कभी भाषा डैम के लिए फंड रेजिंग, कभी वजीर आजम को पनामा में पकड़ो अकामा में निकालो, आइन को रीराइट कर दो। तसलसल के साथ एक ऐसा एडवेंचरिज्म जो होता ही चला गया और बढ़ता ही चला गया, तो फिर बिल आखिर पार्लियामेंट ने भी तो अपने आप को असर्ट करना था। ये एक ऐसा रास्ता तो है कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जो कि होनी चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, 2 दिन या इससे ज़्यादा हम बात करते रहे अमेरिका में इलेक्शंस की। अब वहाँ तो मामूल पे चीज़ें आएंगी कि नहीं, हमारे टॉक शोज़ में आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो एक जारी सियासी क्राइसिस है और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो रोल सुप्रीम कोर्ट का है या हो सकता है या था। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हुकूमत ने पिछले दिनों में बहुत तरामीम भी की, उसके बाद कानून साजी भी की आइनी तरामीम के बाद। अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि पूरी जुडिशरी का हम कह सकते हैं जो ढांचा है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। एक तो आइनी बेंच बना दिया, वो आइनी बेंच जो है वो आइनी कोर्ट के ही के करीब ही है ज़्यादा। उसके साथ साथ उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जुडिशल कमीशन के थ्रू, जहां हुकूमत की एक वाज़े बरतरी थी, ख़ास तौर पे जब जजेस की तरफ से भी उधर वोट डाला गया। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आइनी बेंच को हेड कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुद ही वोट डाला और इस तरह हुकूमत के पास इतने नंबर्स पूरे हुए कि वो जो है वो कोर्ट के हेड बन गए हैं। दूसरी तरफ मगर अब जो बाकी कोर्ट रह गई है वो अब किस चीज़ की कोर्ट है? वो क्या सिर्फ छोटे छोटे मामलात ही सुनेगी? उनकी चीफ जस्टिस के पास अब कौन से पावर्स रह गए हैं अगर आइनी इश्यूज़ और आइनी जो बेंच है वो सब अलग हो गया है? और ऑब्वियसली ये भी इत्तला आई कि जो पिछले दिनों में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसकी मीटिंग एक हुई जिसमें ये फैसला किया गया या ये डिसाइड किया गया कि जो 26वीं आइनी तरमीम है उस पर एक फुल कोर्ट बिठाया जाएगा, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। ये बात हमें पता चली जब जो उस कमेटी के 2 मेंबर्स हैं, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने ख़त लिखा और कहा कि ये जो मामला है इसको एक जो फुल कोर्ट है उसको सुनना चाहिए। क्या ये जो ख़त है जो कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा है, ये अब यूं ही इग्नोर होगा जैसे पहला हुआ? उस कमेटी का अब क्या होगा? हुकूमत ऑब्वियसली उनको लग रहा है कि उनका जो भी मकासद थे, प्लान्स थे, वो कामयाब हो गए हैं। इसीलिए गालिबन ये भी ख़बरें आ रही हैं कि कितनी जो तनख्वाहें हैं और मरात हैं जजेस की, उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है। एक तरफ हमें बताया जाता है कि मुल्क में पैसे बिल्कुल नहीं हैं, इकॉनमी को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, और फिर ये भी मालूम हुआ कि जजेस की जो मरात है और सैलरीज़ और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो भी बहुत जेनरसली वफाकी हुकूमत ने बढ़ा दी है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद है साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट अफेयर्स पे, 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया वसीम मलिक साहब ने, ये भी कोर्ट अफेयर्स पर रिपोर्ट करते हैं और पब्लिक न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, कंट्रोल हो गया सब कुछ, ऑल इज़ वेल,
हैप्पीली एवर आफ्टर आईनी बेंच और हुकूमत जो है वो अब हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, अब कोई मसला नहीं बचा, क्योंकि बहुत खामोशी है आपके सुप्रीम कोर्ट से, जो आप लोगों ने हमें इतनी कहानियां सुनाई हुई थी कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, उधर तो हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया। असल में जो कोर्ट्स में को जो कुछ हैपनिंग होती है वो रिपोर्ट हो रही होती है, जो फैक्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, बाकी तो खामोशी रिपोर्ट हो रही है ना आजकल सर, तभी तो कह रही हूँ हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया। पूरा निज़ाम ही एक नंगा होके सामने आ जाए तो फिर उसको उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि जो कुछ हुआ, और पहले 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आ गया, और उसके बाद अब जजेस की तादाद भी बढ़ा दी एक चीज़ मैं देख रहा था कि अब देखें कि वो कैसे चीज़ें फर्दर भी आगे भी चलकर बेंचेस बनाना, और इनसाइड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का ख़ास तौर पर। अब जो सिंध हाई कोर्ट है उसने पिछले दिनों तकरीबन हफ्ता एक पहले ना आइनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आई, उन्होंने एडमिट किया, नोटिस कर दिया, उन्होंने कहा कि इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से सवाल उठाए गए हैं। तो उसको अब कवर करने के लिए सिंध असेंबली में फौरी करारदाद आई। अब कल इजलास भी बुला लिया गया जुडिशल कमीशन का, तो अब आइनी बेंचेस बन जाएंगे वहाँ पे। तो इट मीन कि वो जो आइनी बेंच है वो भी हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि जो उनके नज़रियात या जो मकासद हैं उनके करीब को जजेज़ हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी जज की इंटेग्रिटी पे, जजेज़ का हमें पता होता है कि ये कौन किसके करीब है और किस तरह है, तो गवर्नमेंट को भी पता होता है। तो वो फिर आप लोगों ने तो बड़ा मशहूर किया था ना लाइक माइंडेड जजेस, तो अब हुकूमत भी लाइक माइंडेड जजेस ढूंढ लेगी हर सूबे में। लाइक माइंडेड जजेस जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो वो वहाँ पे अब आइनी बेंचेस बन जाएंगे। अब जो आइनी तरमीम के खिलाफ मामला है वहाँ पे जाएगा। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कंट्रोल तो उन्होंने कर लिया है, अच्छा, अमली तौर पे कंट्रोल हो चुका है। अब एक सेकंड अगर आप इजाजत दें तो मैं वसीम साहब को, कंट्रोल हो गया सर, हैप्पीली एवर आफ्टर है। अब बज़ाहिर तो यूं गवर्नमेंट जैसे अपना मकसद जो है वो अचीव कर चुकी है, मगर वहीं पे कुछ सवालात हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिले। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर नहीं आई, खबर तो आज बहुत बड़ी आई। वफाकी हुकूमत ने रेंट हाउस अलाउंस जो जुडिशल अलाउंस है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट के जजेस का भी, और सुने को 10 लाख के करीब पहुंच गई है जो जुडिशल अलाउंस है। 2,80,000 रेंट अलाउंस बढ़ाया गया है। कहाँ से बढ़ा के सर, दो ये बताए ना जरा, ऑडियंस को पता चलना चाहिए। 68,000 था पहले जो रेंट अलाउंस था, उसे अब बढ़ाकर 3 लाख और कुछ कर दिया गया है। और इसी तरह जो जुडिशल अलाउंस था वो गालबन 3 लाख और कोई 3.5 लाख के करीब था, उसे अब बढ़ा के कोई 11.5 लाख के करीब कर दिया गया है। तो इटसेल्फ एक खबर तो है उस मुल्क में जहां एक रुपए की आपके टैक्स के पैसों से अब ये जजेस की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, और फिर हमें कहेंगे कि खर्चे पूरे नहीं होते आपके, हमने सैलरी से और इनकम टैक्स का। और इसमें 18 जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट में और आने हैं, और हाई कोर्ट में भी अगर हम तमाम देखें तो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 55 के करीब जो सीटें हैं वो वेकेंट हैं। वहाँ पे भी यानी कि ये पहले 55 के करीब सीट्स भरेंगे, फिर हर एक को जितनी तनख्वाह देते हैं उसके अंदर से और 10 लाख हर जज को देंगे। जी वो तो जो नए आएंगे वो तो नए जी बिल्कुल। मैं तो सर यही सोच रही हूँ ना कि आपके और मेरी टैक्स में से कितने अब सैलरी से इन्होंने कितना टैक्स काटना है ये खर्चे पूरे करने के लिए। अब जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, देखिए 2 चीज़ें हैं। आइनी तरमीम हुई, उस पर सबसे पहले तो एक सवाल वही है, और ये कोई किसी साफियों पे भी एक इल्ज़ाम लग जाता है ना कि बाइस्ड हैं। अब ये वो लोग हैं, वो वकला हैं जो ये सवाल उठाते रहे, अब जो ना तो किसी बार से लिंक्ड है। अनफॉर्चुनेटली बार पॉलिटिक्स भी अब सियासी जमातों के साथ ही मिल चुकी है। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आपने 175A को दोबारा से उसे अमेंड किया, उसमें आपने जुडिशल कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील की, उसमें आपने क्लास 2 में लिखा द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, जो कि 13 हैं। अब उसमें से 13 कैसे बनते जब आइनी बेंच का सरबराही उसमें शामिल नहीं था? या तो फिर आप एक सनसेट क्लास डाल देते पहली मरतबा, जैसे आपने चीफ जस्टिस की तकर्री में डाली कि वो 14 दिन पहले होगी, लेकिन इस बार चूंकि वक्त कम है लिहाजा हम 3 दिन के लिए वो कर रहे हैं। अब इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये इतराज़ उठाया गया तो वो 9-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुआ इतराज़। तो यहाँ पर एक सवाल अक्सर हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर है कि आइन को रीराइट फ़लाँ जज ने किया, फ़लाँ जज ने ये फैसले किए। चलें, आइन को जहाँ खामोश होता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑब्वियस है सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, वो जुडिशल साइड पे हुई है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक इंतज़ामी फोरम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने आइन की मंशा को अपनी एक वोटिंग के ज़रिए उसको मुस्तरद किया है, तो क्या यही रीराइट नहीं हुआ? फिर भी ठीक है कि आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन चुका। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 राय हैं।
ایک رائے یہ ہے، ایک تو چلیں ججز وہ ہے نا کہ جو اس آئینی ترمیم کے وکٹم ہیں، کچھ ہیں جو بینیفیشری ہیں، یہ دو گروپس ہیں بدقسمتی سے. ٹھیک ہے. اب آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کون سنے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ تھا. کیا وہ بینیفیشری سنیں گے جو آئینی بینچ بنا ہے؟ بظاہر تو یہی ہے. سر اگر آپ اجازت دیں ثاقب صاحب، یہی از دس دا کویسچن آلسو دیٹ یو وڈ آسک کہ جیسے امین الدین صاحب ہیں ان کو ہم بینیفیشری بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہی سنیں گے اب یہ ساری یہی بات میرے خیال میں کسی زمانے میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی نا کہ جی آپ کیسے سن سکتے ہیں ریزروڈ سیٹس کا کیس اگر اس سے 2/3 امینڈمنٹ کے بعد 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ بھی ہونی ہے. جی بالکل. امین الدین صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑا فیصلہ بھی، وہ جو ان کا اختلافی نوٹ تھا ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں، انہوں نے یہ کہا کہ میرے 8 ججز یا 10 ججز جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور اس پر بائنڈنگ نہیں عمل کرنا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ ان پر پہلا جو بڑا چیلنج ہے اس آئینی بینچ کے لیے، ان کو ڈیفینیٹلی ان پہ سوالات تو ہوں گے. آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کیسے فکس ہونی ہیں، اس کا طریقہ کار بظاہر جو ابھی جو آئین ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی ہوگا کہ یہی جو کمیٹی ہے جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان منوخیل اور محمد علی مظہر، ان کی کمیٹی اس کیس کو فکس کرے گی. اور یہ 5 کے سامنے جاتا ہے یا 7 کے سامنے جاتا ہے، ریزروڈ سیٹس والا نہیں، آئینی ترامیم کے کانسٹیٹیوشن جو 26ویں آئینی ترمیم اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں تو یہ ان کے سامنے جائے گا. اب جوڈیشل سائڈ پہ فکس ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو کمیٹی ہے کیا اس میں یہ رائے آتی ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے. کیوں آئے گی سر؟ نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں. چاہیے بھائی نہیں میں بتاتا ہوں نا. نہیں آپ جب بطور جج آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پہ یہ سوال اٹھے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یہ کیس تھا میرے خیال میں یہ ملٹری کورٹس کا، اس میں جواد خواجہ صاحب پٹیشنر تھے. جی ہاں بالکل، جواد خواجہ صاحب پٹیشنر تھے، تو اعتزاز احسن صاحب بھی تھے. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میرے حوالے سے کوئی ہے معاملہ تو مجھے بتا دیں، شاید ان کا کوئی ریلیشن ہے اس طرح. تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے، پھر اٹارنی جنرل کے اعتراض پہ وہ الگ ہو گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جج کی جو انٹیگریٹی ہے نا، غیر جانبدار سوچ اور رہنا، نظر آنا، یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہے ان پہ کہا جائے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور آپ جو ہے وہ جاری رکھیں اور آپ بینیفیشری ہیں آپ جاری رکھیں. ایسا ہوگا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کمیٹی میں یہ کنسیڈر ہوگا یا نہیں. اگر فرض کریں کمیٹی میں نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی 7 ممبر جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا، اس میں جائے گا. جیسے یہ جائے گا تو وہاں درخواست گزار یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ آپ کا تو ایک بینیفیشری بھی ہیں، آپ کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے، تو آپ یہ جو بھیجیں فل کورٹ کو. اب فل کورٹ کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کہ وہ بنا سکتا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ فل کورٹ نہیں بنا سکتے. یہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ لیس دین 5 ججز جو بینچ ہے وہ 5، 7 یا 9 کا ہوگا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ فل کورٹ وہ اس فل کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب درخواست گزار اس بینچ کے سامنے یہ آبجیکشن لیں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشن دیں کہ یہ کمیٹی جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے سفارش کرے کہ سپریم کورٹ کے 16 ججز کو جو موجود ہیں ابھی ان کو فل کورٹ ڈکلیئر کیا جائے. پھر اس کو بعد آئین، وگرنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو وہ کیا کہتے ہیں سول ججز کی طرح ٹھیک ہے جیسے ہے مطلب چلتا رہے. کوئی ججز کی اپنی کچھ سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. جیسے 7 ججز ہیں، 7 ججز میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 3 ججز نے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر بڑے سیریس نوعیت کا نوٹ لکھا ہوا ہے جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. پھر جسٹس جمال خان منوخیل ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مطلب ہم تو یہ کیا آپ کتابی سی باتیں کریں سر؟ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. گزر گئے وہ دن جب ایسے ہونا چاہیے، اب ایسے ہی ہوتا ہے. آئیڈیلی تو بالکل ثاقب بشیر صاحب درست کہہ رہے ہیں. آئیڈیلی تو چھوڑ دینا سر. اسی کیس میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. جج جو ہے 13 دسمبر 2023 اسی فوجی عدالتوں کے کیس کی انٹرا کورٹ اپیل، درخواست گزاروں نے اس وقت کے ایک معزز جج سردار طارق سینئر پیونی جج تھے، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا. اور انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آئین پاکستان کی کتاب ایسے اٹھائی. انہوں نے کہا ایک تو پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، جو کرنا ہے کر لیں.
मैं अब साकिब साहब की बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए रास्ता सर क्या मुझे था? ना कोई अब ठोस बातें करें, ये मुझे ना ज्यादा आप मैं उसी तरफ आ रहा हूं, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बातें ना ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता ऐसे वैसे, होगा क्या बस ये बताएं। अब 31 अक्टूबर को एक कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास का फैसला नहीं माना गया, उस पर मुतादिद ये वो इतराज़ात आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला। अच्छा, उस पर मुतादिद इतराज़ात आए कि वो 2 जजेस कैसे बुला सकते हैं। उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंड नहीं हुआ था। आप उसकी सेक्शन 2 पढ़ें, कहीं नहीं लिखा कि इजलास चीफ जस्टिस बुलाएगा, कहीं नहीं लिखा कि उसका एजेंडा जो है वो रजिस्ट्रार पुट करेगा। सिंपल लिखा हुआ है कि 3 जजेस हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी के जजेस हैं वो फैसला करेंगे। अब 31 अक्टूबर का फैसला मौजूद है, उसको अंडू भी नहीं किया गया। अब यहाँ पर यह भी सवाल है, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है, अब तो इतनी हो गई है कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। क्या बातें आप तो अब करें, आई स्वेयर मैं मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त। तो अब ओरिजिनली जो सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास था, लेकिन वो अभी तक उसकी इतलात नहीं आई कि वो हो पाया या नहीं। या तो वो इजलास जो है उसमें जस्टिस अमीन अब वापस आ गए हैं और जस्टिस मंसूर हैं और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर वो फैसला मानते, जो कि मैं ये समझता हूँ कि एक रास्ता दिया था उन 2 जजेस ने कि फुल कोर्ट बैठ के सुन ले, और उस फुल कोर्ट में तमाम जजेस हैं, ना कोई बेनिफिशरी है ना कोई विक्टिम है, तमाम पूरी की पूरी कोर्ट है 16 जजेस की, वो सिर्फ इस आईनी हैसियत को जांच ले इन 26वीं आईनी तरमीम की, और उसके बाद अगर वो अपहोल्ड करार देती है तो शौक से आईनी बेंच भी बनाए और उसके सामने मुकदमा भी रखें। होगा। अच्छा नहीं, मैं उसी तरफ बस एक पॉसिबिलिटी है माज़रत के साथ। अब आप जब भी कमेटी का इजलास होगा तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ये नहीं रखेंगे कि हमारा तो एक फैसला मौजूद है, आपने उस फैसले की लाश को कहीं तो दफन करना है ना, ये तो नहीं हो सकता वो फैसला छुड़ा दे। इतनी लाशें रखी हैं, किसी ने कोई दफन नहीं किया, वो एक इलेक्शन होने थे उसका फैसला था, कोई दफन हुआ। एक्सक्यूज मी, अब मेरी भी तो बात सुने ना, उस वक्त से दोनों मुझे बताई चले जा रहे हैं। वो लाश वहीं कहीं रखी हुई है, फिर एक वो रिजर्व सीट्स की थी, वो भी लाश जो है वो हमें वी कैन स्मेल इट, नोबडी केयर्स, मिलिट्री कोर्ट। सो हमें तो आदत हो गई है सर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। आप दोनों मतलब कि कोई संजीदा बात करें, पता नहीं दोनों क्या गुफ्तगू करें। जवाब आपके पहले सवाल से जुड़ा है कि क्या सब ठीक हो गया है। अच्छा साकिब साहब, अब मुझे बताएं कि अगर सब जो आप दोनों की ये कहानी है आपको कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने किसी मीटिंग में कहा कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि मुदाखलत नहीं होगी अदलिया में। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगरचे अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी 2-2 अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये हमें नजर आई है पिछले दिनों में, ये मुदाखलत नहीं थी तो क्या हम यही असल नहीं, वो खबर तो वो है, उस पे हम अपना तबसरा कर सकते हैं कि वो मुदाखलत किस नोयत की। एक बात मेरे ख्याल में 17 जनवरी को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट दी थी कि आज से कोई लापता नहीं होगा, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं होगी, लेकिन वो चल रही हैं। हमें वकला ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। हमें आप लोगों ने बड़ी कहानियाँ दी अपने वीलॉग्स में कि जजेस जो हैं वो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सर मैंने तो इस तनाजुर में सवाल पूछा था कि खामोशी हो गई है, सब चुप करके बैठ गए हैं। अब ज़रा आप मुझे फिर किसी जजमेंट का ये वो ना बताएगा, अब आप मुझे बताएं कि वो वकला और वो जजेस कहाँ गए जिन्होंने खड़े होना था। वकला तो मेरे ख्याल में वो कोशिश कर रहे हैं, कोई मतलब इस किस्म की मूवमेंट की आज भी बात की उन्होंने। बाकी जहाँ तक जजेस की बात है या जहाँ तक हमारी रिपोर्टिंग की बात है, हम तो वो क्या कहते हैं कि जो बेहतर लग रहा हो कि ये सिस्टम बेहतरी की तरफ जा सकता है, जा रहा है या कोई किरदार अदा करेगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर जजेस जो है वो खुल खुला के बाहर आ जाते, बार्स में जाना शुरू कर देते, अलग सुप्रीम कोर्ट लगा लेते, तो वो 1997 वाले हालात जो है वो दोबारा से शुरू हो जाते। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि वो इग्नोर करते रहे, लेकिन जितना वो इग्नोर कर रहे हैं वो सारी स्पेस जो है अगलों ने ले लिया। जी, बात वहीं घूम के आ जाती है कि क्या सब ठीक हो गया। तो मेरी इतलात ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने फुल कोर्ट में भी ये बात रखी थी। 31 अक्टूबर का फैसला है हमारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उनमें दीगर भी जजेज उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा। वो ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट जो है इसकी आइनी हैसियत जो है ये आइनी तरमीम की फुल कोर्ट सुनेगी। और अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास और दूसरी कमेटी का इजलास जब ये तय हो जाएगा कि अब ये फ़लाँ फोरम पे जा रही हैं और ये असूल बन जाएगा या फैसला हो जाएगा, तो फिर पहले ख़त आते थे उसमें एक जज का दस्तखत होते थे, तो अब मुमकिन तौर पर खतूत आएंगे, वो अपना जो स्टांस है वो रिकॉर्ड पर रखेंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और उसमें शायद दस्तखत की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी।
उससे क्या होगा सर, पिछले खतूत से कौन सा फर्क? देखिए वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं ना करण आलियां गल्ला कर रहे हो दोए। जो चीज नजर आ रही है वो कोशिश ही है। आप अब पूरा एक निज़ाम आपके खिलाफ चल रहा है और जिस तरह चल रहा है वो हमें भी पता है। तो जब पूरा एक निज़ाम ही ख़राब हो जाए, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट जजेज़ हैं। अब जिन्होंने माजी में भी जो बड़े अच्छे फैसले भी दिए, आज़ाद थे, उन पर प्रेशर भी आए, इसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे फैसले दिए, लेकिन आज उन्हीं को टारगेट गवर्नमेंट कर रही है। किस नाम पे जी? मंसूर उसने, साकिब निसार ने ये किया था, बंदयाल ने ये किया, या खोसा ने ये किया। यार वो जो मामलात थे उनको कहीं कोई बंदा कह तो नहीं रहा कि वो ठीक किया गया है, लेकिन आज के इंडिपेंडेंट जजेस भी उनको टारगेट किया जा रहा है और गवर्नमेंट कर रही है। कल अगर यही जो आज की लेजिस्लेशन हुई है ये कोई शॉर्ट टर्म तो इनको बेनिफिट देगी, लेकिन कल अगर जब ये अपोजिशन में जाएंगे तो फिर इन्होंने वो माजरतें करनी है। वो मरियम नवाज ने कहा था कि मैं जो है वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं थी, तो बाद में ये जब अपोजिशन में जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि मैं तो फलां गुनाह में शामिल नहीं थी और इस दफे तो सर लिस्ट होगी गुनाहों की, टाइम आप आने दें, वो तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी गुनाहों की। तो सर बट इसमें अब सवाल ये उठता है कि ये जो आपने कहा कि खतूत लिखे जाएंगे या कुछ, बट उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आई मीन डू यू थिंक कि उससे कोई इम्पैक्ट आ सकता है? इस सब मामले में यहाँ पे एक और भी सवाल है जो हमें उठाना चाहिए। तुसी तो सवाल, मैं भी सवाल पूछ रहे हैं, तुसी सवाल पूछे नहीं, जो डिस्कस होना जरूरी है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट जो भी है उसकी रिट तो होनी चाहिए, और इन जजेस के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इवन के जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो हैं आप, आपका एक फैसला है, अभी तक अंडू नहीं हुआ, अभी तक उसके खिलाफ रिव्यू मंजूर नहीं हुआ 12 जुलाई का, उसके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ी है। उस कंटेम्प्ट पिटीशन में कोई आईनी सवाल नहीं है, वो किसी आईनी बेंच के सामने नहीं जाना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखिए, उसके ऊपर बेंच बनाइए, पहले उसको इंप्लीमेंट तो करवाइए ना। आज तो ये हुआ कि हुकूमत कहती है कि मैं ये फैसले नहीं मानती, फिर क्या कल क्या होगा? कल जो प्राइवेट सेक्टर है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानना बंद कर दे, फिर एक आम आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानना बंद कर दे। तो इन तमाम तर चीज़ों में जो सबसे अहम चीज़ इग्नोर हो गई थी वो सुप्रीम कोर्ट की रिट है। और वो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जिम्मेदारी है, वहीं जो दीगर 2 सीनियर जज साहिबान हैं उनका तो बराह रास्त वो जजमेंट है, तो उस पर उन्हें इस पे इकदाम करने चाहिए। वेरी क्विकली, डू यू थिंक याहिया अफरीदी साहब का कोई तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़े पैमाने पर आपको तब्दीली तो कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक बड़ा स्टैंड ज़रूरत है लेने का। अगर तो अदलिया के अंदर से नहीं, वक्त गुजरा है, ये मैं एग्री करता हूँ कि अब तो आईनी बेंचेस बन चुके हैं। इन्होंने उधर जाने की भी कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी डोमेन है, आपने इधर नहीं आना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब ये जो बात कर रहे थे, वसीम बात कर रहे थे, FBR के कुछ आज उसके वाले से टैक्स मैटर्स के केसेस बुलाया हुआ था, उन्होंने कमेटी बनाई है, फिर ATC की कमेटी है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर अमल नहीं होता और तब तक आप किस तरह फैसले आप करते भी रहें तो क्या होगा? मतलब एक माइंड सेट बन चुका है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जो हमारी इतलात हैं उसमें चीफ जस्टिस ने उन्हें बुलाया, और जो सिग्निफिकेंट था उस सारे मामले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थे, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब नहीं थे, यानी वो जजेस जो ख़त लिखने वाले। इनिशिएट भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से किया गया, उनके तमाम कंसर्न सुने गए, उनको उसके बाद यकीन दहानी कराई गई कि ऐसा कुछ नहीं होगा अब उनकी सरपरस्ती में। उसके बाद कंसर्न क्वार्टर्स को चीफ जस्टिस की जानिब से ये पैगाम भी भिजवाया गया। उसके ही तनाजुर में आज जब इंतज़ामी जजेस का इजलास हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी के, तो उसमें तो सारा मामला ही 9 और 10 मई के रिसेंट मुकदमात से घूमता है। उसमें कुछ खतूत भी हैं जजेस के, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, ATC अदालत 1 रावलपिंडी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के असिस्टेंट, और फिर वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग जजेस, और फिर वो जजेस जिनकी ये माहिर हैं इस सारे मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के, उनको बुलाया गया। तो आज भी वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं हमारी इतलात के मुताबिक, और कहीं ना कहीं ये यकीन दहानी निचली सतह पर भी की गई है। जी वही यकीन दहानी जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा। अब हम यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के हवाले से।
कि चंद दिन पहले ये 700 तक भी था, 600 तक भी था. It has gone down to 140. लाहौर में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल आज भी अबतर है। 1115 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ बाहो का शहर फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में 50% वर्क है वो ऑनलाइन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, और जूम मीटिंग्स को मस्ट करार दे दिया है और ये मास्क लाजिमी करार दिया गया है। ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौलियात। पाकिस्तान में हम हर साल तकरीबन किसी न किसी वाक़े पर ज़िक्र करते हैं मौसमियाती तब्दीली का। कभी बारिश ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। सर्दियां आती हैं तो लाहौर में जो स्मॉग है उसका बहुत ज़िक्र होता है, जिस पे बहस छिड़ जाती है कि इसके मसले का हल क्या है। हर साल ये मसला होता है, एक के बाद दूसरी हुकूमत भी आई मगर कोई भी इस मसले को हल नहीं कर पाई, क्योंकि कोई इसका लॉन्ग टर्म तो प्लानिंग करता ही नहीं है। सर्दियां शुरू होती हैं तो एकदम सबके, जिसको हम कह सकते हैं एट बेस्ट टोटका सी हम इसको कह सकते हैं, टोटके शुरू हो जाते हैं। कभी स्कूल बंद कर दिए, कभी मसनूई बारिश का हमें बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत से जो है वो हवा हमारी तरफ चल पड़ी है उसकी वजह से है। बट ऑफ कोर्स नन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स जो हैं आर विलिंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन कि अगर ये मसला भारत से हवा का है या फैक्ट्रीज़ का है, तो जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था तो एकदम फ़िज़ा में इम्प्रूवमेंट कैसे आई थी। बेसिकली इसेंशली मसला जो है वो हमारे फ्यूल्स का, ट्रैफिक का, आबादी का है। बट उस पर कोई क्योंकि बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे हम सारी जितनी भी हुकूमतें माजी में आई हैं उन सब की कॉम्पिटेंस जो है वो लिंक्ड है। ये मसला एक तरफ अगर लाहौर में चला जा रहा है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में भी पिछले साल जब बारिश ज़रा कम हुई तो आलूदगी नज़र आई सर्दियों के मौसम में। और इसकी भी एक वजह यह है कि ये एक ऐसा शहर जो एक बहुत छोटा शहर था और यहाँ भी जो कंक्रीट जंगल बनाया गया है सड़कों का, और अब उसी की वजह से ये मसला है। और ख़ास तौर पे ये बहुत एक अहम इशू है क्योंकि पिछले दिनों में वज़ीर आज़म ने एक दफ़े फिर 2 और जो फ्लाईओवर्स का एक इंटरचेंज सा है उसका ऐलान किया। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दावड़ हमीद भट्ट साहब। ये ऑब्वियसली क्लाइमेट के एक्सपर्ट हैं। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हीम खोखर साहब ने, नस्ट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है इनका, इन्वायरमेंट को देखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी दावड़ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, होलिस्टिक अप्रोच में कितना ताल्लुक़ है जिस किस्म की अर्बन प्लानिंग पाकिस्तान में हो रही है, या जो गवर्नेंस का एक मॉडल सा बन गया है कि जी जो हुकूमत आके सड़क बनाएगी वो एक ज़्यादा कॉम्पिटेंट हुकूमत है, उसका कितना ताल्लुक़ है हमारी ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है ख़ास तौर में शहरों में? जी आरफा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बुलाया। एक तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब दुनिया में इस चीज़ को किसी भी शहर में ये इशू खड़ा हुआ है, चाहे वो बीजिंग हो या दिल्ली, रिसेंट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि पुरानी एग्जांपल्स हम देख लें ऑफ लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, हर जगह जो सिटी का अपना स्ट्रक्चर था उसको भी तब्दील किया गया है। कई जगह आप लंदन में सुना होगा, उनके मेयर सादिक खान जो है उन्होंने शहर के बीच में लो एमिशन जोन्स और अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स बना दिए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा वो गाड़ियाँ आ ही नहीं सकती। सो रोड्स हो ना हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग उधर होती है, रेगुलेशन होती है विच प्रिवेंट्स आपके ट्रांसपोर्ट एमिशंस फ्रॉम कमिंग इनटू पब्लिक एरियाज। दूसरा जो आपने पॉइंट रेज किया है वो है हमारी अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। मैं थोड़े से फिगर्स देख रहा था तो ऑन एवरेज इस्लामाबाद, लाहौर, इवन कराची एंड पेशावर हमारा 1990s के निस्बत 4 to 5 टाइम्स हमारा बिल्ट अप एरिया इंक्रीज हो चुका है इन ऑल सिटीज। और वो बिल्ट अप एरिया ऐसा इंक्रीज नहीं है कि वो प्रोडक्टिव यूज है, दिस इज नॉट वर्क स्पेसेस या ये हाउसिंग नहीं है फॉर पीपल, ये बेसिकली सिंगल यूनिट हाउसेज जो सबर्बन एरियाज होते हैं वो है। और इनको कनेक्ट करने के लिए वेरी लार्ज रोड्स, एक्सप्रेसवेज बनाई गई हैं जो सिटी के बीच में लेकर आए गाड़ियों। वो गाड़ियों का बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में हाईएस्ट व्हीकल ओनरशिप है
آپ बाइकों गाड़ियों का देख लें तो इट्स नियरली 1 व्हीकल पर 1 सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद. इसी तरह लाहौर में इट्स 0.75 व्हीकल्स फॉर एवरी सिटीजन. सो इस तरह के जो आपका स्टेटस हो गया है कि योर अर्बनाइजेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट नंबर्स इतने बढ़ गए हैं, तो आप जो भी ईंधन यूज करेंगे, चाहे वो क्लीन हो चाहे वो डर्टी हो, उससे कुछ पोल्यूशन तो आएगी. भी मसला है कि हमारा ईंधन भी डर्टी है, हम वो भी अपग्रेड नहीं कर सके, और जो हम पेट्रोल डीजल गाड़ियों में यूज करते हैं और फिर हमारे पर्टिकुलर फिल्टर्स भी नहीं हैं इंजन के साथ, तो वो आपका रिजल्ट आप देख रही हैं कि आप वो सिर्फ स्मॉग का तो हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि क्रॉप बर्निंग का बर्डन आ जाता है, लेकिन लाहौर तो पूरा साल पोल्यूटेड होता है. अभी दिसंबर में भी चलता रहेगा, जनवरी में भी चलता रहेगा, और जब तक मानसून नहीं आएगी यहाँ आपके पास AQI 200, 300, 400 रहेगा. इसी तरह इस्लामाबाद पेशावर की सिचुएशन होगी. सो इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत मल्टी सेक्टोरल इशू है, और ये ऐसे नहीं होगा कि आपने आज स्कूल बंद कर दिए. बिल्कुल ठीक सर, डॉक्टर फ़हीम को भी गुफ्तगू में शामिल करें. जी डॉक्टर साहब, आप इत्तफाक करेंगे दावड़ हमीद साहब से इस इशू पे कि हमारी जो अर्बन प्लानिंग है दैट इज़ आल्सो एट द रूट कॉज ऑफ दिस एंटायर प्रॉब्लम. जी, first of all, thank you very much for taking me on board. This is very vital issue, and I would say I totally agree with what Mr. Dawar Hussain has mentioned. तो उसमें एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा रिएक्टिव अप्रोचेस के साथ देखते हैं मसाइल को. हमें इसको होलिस्टिकली, जैसे आपने शुरू में कहा कि होलिस्टिक वे में इसको देखना पड़ेगा. राइटली सेड बाय मिस्टर दावर कि आपका जो लार्जर सिटीज़ हैं दे आर नॉट क्लीन थ्रू आउट द ईयर. स्मोक इज़ जस्ट because it's visible, so that's why it seems like more problematic. Otherwise, the rest of year, not a single day or very few days are clean after, like when it's rain, then it's probably the clean atmosphere or some. So the main thing is actually we have the policies, but this implementation. सर, अगर आप थोड़ी सी उर्दू में भी बात कर लें तो. सॉरी जी, असल में जो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है. पॉलिसीज़ तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी ट्रू स्पिरिट के अंदर जैसे कि होनी चाहिए थी. कोई भी पॉलिसी जो है मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि वो जो है सोशल रिफॉर्म्स के लिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए या वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं. अब क्वेश्चन है कि वेदर दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड और नॉट, तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं या जो उसके आउटकम्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. और हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा इसको, आपका ये जो हमारा प्रॉब्लम है. सर, अगर आप फिर इजाज़त दें तो मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ और ब्रेक आप ही के पास आ जाऊंगी, आप अपनी बात मुकम्मल फिर कर लीजिएगा क्योंकि इस वक्त ज़रा ब्रेक का टाइम हो गया. नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. अब गुफ्तगू करें दावड़ भट्ट साहब से और डॉक्टर फ़हीम खोखर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं माहौलियात, एनवायरनमेंट और अर्बन प्लानिंग के हवाले से. जी डॉक्टर फ़हीम, आप सर अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें. जी, बहुत शुक्रिया आपका. बिल्कुल, मैं इसको बताना चाह रहा था कि ये मसला इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं. एक तो जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये इलाकाई ताउन के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ जो इसमें इजाफा हो रहा है पोल्यूशन के हवाले से, तो लोकल सोर्सेज भी हैं और ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज भी हैं. तो जब तक इलाकाई तावन नहीं होता हम नहीं कह सकते कि ये मसला हल होगा. पाकिस्तान चाहे जितनी भी एफर्ट कर ले, जब तक हमारा नेबर जो है वो उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो तब तक ये इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा. सेकंड ये है कि ये मसला सिर्फ अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी का नहीं है, ये पूरे साल का है. हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना चाहिए जो कि हमारा अपना जो सोर्सेज हैं उनको भी कर्टेल करें और जो इलाकाई सोर्सेज हैं पोल्यूशन के उनको भी अकोमोडेट करें और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. इलाकाई फोरम्स के ऊपर भी, जैसे इलाकाई तावन की तंजीमें हैं
और माले डिक्लेरेशन है, इट हैज़ अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन रिडेंडेंट सिंस क्वाइट अ वाइल नाउ, तो उसको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के फोरम के ऊपर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहिए। और ये नहीं है कि जो हमारे नेबर्स की पोल्यूशन हमको ही वो पोल्यूट कर रही है, हमारी पोल्यूशन भी उधर जाती है। तो ये इलाकाई तावन जो है एक बहुत प्राइमरी बिल्कुल सही सर ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें जाना चाहिए। और बाकी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल हर एक को मिलके इस मसले को हल निकालना है। बिल्कुल ठीक सर, कोऑपरेशन की ज़रूरत है एट ऑल लेवल्स। जी दावर साहब, सर आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन कि हम जब सारी दुनिया का, आपने जैसे सादिक खान साहब का भी जिक्र किया सर, हम पेरिस का भी देखते हैं, यू नो पेडेस्ट्रियन जो वॉकिंग है वो शहर में इतनी इनकरेज की जाती है। हमारे गवर्नेंस मॉडल जो है वो अभी भी कोई हम कह सकते हैं 1980 में ही फंसे हुए हैं सर, कि बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स शहर के दरमियान, आई मीन जो आम लोग हैं वो तो सड़क भी नहीं क्रॉस कर सकते सर। आप इस्लामाबाद में कभी देखें, बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियन, और यू नो वी जस्ट मेक रोड्स फॉर कार्स। नहीं, ये हमारा असल में अलमिया ये है कि हमने शहरों को समझा है कि वो इंसानों की बजाय गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, और हम उन्हीं गाड़ियों की अकोमोडेशन के लिए ये करते गए हैं। अब वो ही गाड़ियां हमें पड़ गई। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप जब भी बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपके अर्बन डेवलपमेंट के जो इदारे हैं उनको देखना पड़ेगा। अभी आप इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लाहौर की इसलिए फिक्र है कि लाहौर में तो आपके मल्टीपल अर्बन डेवलपमेंट के इदारे बन चुके हैं, और वो लाहौर की एक्सपेंशन की भी बातें हो रही हैं। तो साथ ही साथ जो मसला ऑलरेडी इन चीज़ों की वजह से बना है, आप उन्हीं चीज़ों में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अगर इन शहरों को वापस हेल्दी इन्वायरमेंट से कहा जाता है, क्लीन एयर और ब्लू स्काइज, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें करें या लोगों की इंसानी जान पर फोकस करें। और उसके लिए हमें अर्बन स्ट्रैटेजीज जो दुनिया कर रही है वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। हमें सिर्फ ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि बीजिंग ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बगैर ठीक हो जाती हैं, जिसमें ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज ठीक होनी है। एक ये, और लास्ट में ज़रूर ये एम्फसाइज करूंगा कि हमारा बार बार जिक्र होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में सारी दुनिया में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आती है। अभी चाइना अगेन आपको वो अपनी फॉसिल फ्यूल रन गाड़ियां जो हैं वो वीक में सिर्फ एक आधा दिन आने देते हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो आने देते हैं। इसी तरह बस का मैंडेट है, दुनिया के किसी बड़े शहर में चले जाएं, अमीर से अमीर तरीन मुल्क में चले जाएं, स्कूल के बच्चों के लिए मैंडेटरी बस मैंडेट है, वो आपको करना पड़ेगा जो आपकी मॉर्निंग पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। और लास्ट में जो लाहौर में इंडस्ट्रीज हैं ना, लाहौर में अब इतने इंसान हो गए हैं कि आपको इंडस्ट्रीज को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना पड़ेगा। बीजिंग में इंडस्ट्रीज का मैंडेट आया था कि 100 किलोमीटर दूर ले जाओ, उन्हें 2 साल के नोटिस पे उन्होंने इंडस्ट्रीज रिमूव कर दी थी पूरे शहर पे। अभी हमारे लाहौर शहर के अंदर आपके पास इंडस्ट्रीज भी हैं, ब्रिक किल्स भी हैं, और साथ ही साथ ओपन फर्नेसेस भी चल रहे होते हैं। तो अब इस पर स्ट्रैटेजी आए कि ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स को हम मूव करें आउट ऑफ लाहौर, इनको लहदा जगह दी जाए, और आहिस्ता आहिस्ता इसे एज अ सिटीजन जो सिटीजन के रहने की जगह थी उसको रिक्लेम किया जाए। सो दिस इज हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि हम किस तरह शहर का जो स्ट्रक्चर है वो बदलें, ताकि ये सिस्टमेटिकली मामला परमानेंटली रिजॉल्व हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।